तो आज जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो टॉपिक है आपका कम्युनिकेशन व्हेन कंप्लीटेड। कम्युनिकेशन व्हेन कंप्लीटेड, इस पर बात करेंगे आज चलकर। देखिएगा, कम्युनिकेशन व्हेन कंप्लीटेड, ये जो बताया गया है ये धारा 4 में बताया गया है। धारा 4 सेक्शन 4 जो है वो 3 बातें हैं। प्रपोजल है, एक्सेप्टेंस है और रिवोकेशन है। प्रपोजल, एक्सेप्टेंस, रिवोकेशन, इनकी कम्युनिकेशन कब कंप्लीट कर दी जाती है, इनके बारे में बताया गया है। तो अभी हम यहाँ पर जो बात करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ प्रपोजल की कम्युनिकेशन कब कंप्लीट हो जाती है इसके बारे में बात करेंगे। देखिएगा, देखिए यहाँ से थोड़ा पीछे लौटते हैं, रिवर्स होते हैं। सेक्शन 3 में आपने पढ़ा था कि प्रपोजल और एक्सेप्टेंस या रिवोकेशन, इनकी कम्युनिकेशन दी कैसे जाती है, सामने वाले को जिसे कम्युनिकेट करना चाहें उसे कैसे दी जाएगी। तो उन्होंने कहा था, धारा 3 में कहा था कि जो प्रपोजल है उसका जैसा आशय हो वो वैसे कार्य द्वारा या लोक द्वारा या तो एक्ट द्वारा या ओपिनियन द्वारा कम्युनिकेट कर सकता है। तो कम्युनिकेशन जिसको दी गई है वो कंप्लीट हो जाती है, जाकर दे दी गई कम्युनिकेशन धारा 3 में। कंप्लीट कहाँ हो रही है, कब हो रही है, कैसे हो रही है, ये बात बताती है सेक्शन 4। देखिएगा, सेक्शन 4 के 3 क्लास हैं। पहला क्लास जो है वो प्रपोजल की कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होती है इसके बारे में कहता है।
एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होती है इसके बारे में कहता है। तीसरा क्लास जो है वो कहता है कि रिवोकेशन की कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होती है इसके बारे में बात करता है। तो अभी हम लोग बात करेंगे तो केवल प्रपोजल के संबंध में ही बात करेंगे। तो कहता है पहला क्लास कहता है द कम्युनिकेशन ऑफ ए प्रपोजल इज कंप्लीट when it comes to the knowledge of the person to whom it is made। जिस व्यक्ति से प्रस्तावना की गई है, जिस व्यक्ति से प्रपोजल किया गया है, वो प्रपोजल जब उस व्यक्ति के ज्ञान में आ जाता है, उसके नॉलेज में जब आ जाता है, तब ये कहा जाता है कि प्रपोजल कंप्लीट हो गया। एक उदाहरण से समझ लीजिएगा। ए नाम का एक व्यक्ति है, ए नाम का एक पर्सन है, वो बी से एक अंगूठी, एक रिंग खरीदना चाहता है। ए नाम का एक व्यक्ति है जो बी से एक रिंग खरीदना चाहता है। तो ए ने बी से प्रपोजल किया, ए ने बी को प्रपोजल किया कि क्या बी ये रिंग सेल करेगा, बेचेगा। तो ये प्रपोजल इसने जो किया है, ये प्रपोजल जो ए ने किया है, ये अभी कंप्लीट नहीं है। ए ने बी से प्रपोजल किया है कि क्या बी अपनी रिंग बेचेगा, उसको सेल करेगा। तो ये प्रपोजल अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। ये कंप्लीट कब हो जाएगा? ये प्रपोजल तब कंप्लीट हो जाएगा जैसे ही बी की जानकारी में आता है कि किसी व्यक्ति ने या ए नाम के व्यक्ति ने उससे प्रपोजल किया है, किसी चीज को खरीदने का या अंगूठी को खरीदने की अनुमति मांगी है। जैसे ही बी को पता चलेगा प्रपोजल तभी कंप्लीट होगा। और अगर बी को कभी पता ही ना चले, ए ने प्रपोजल बी से किया और बी को कभी पता ही न चले, तो ये प्रपोजल माना ही नहीं जाएगा क्योंकि प्रपोजल हुआ ही नहीं है जाकर के। अब मान लीजिए बाय पोस्ट प्रपोजल हो रहा है, बाय पोस्ट हो रहा है। तो ए ने क्या किया? ए ने एक लेटर लिखा, एक लेटर लिखा और वो लेटर जो था बी के पते पर पोस्ट कर दिया, बी के पते पर पोस्ट कर दिया। और लेटर में लिखा है कि क्या बी अपनी एक रिंग जो है वो सेल करेगा। और ये लेटर जो है कभी बी को मिला ही नहीं या बी के पते पर पहुंचा ही नहीं, तो फिर ये प्रपोजल नहीं माना जाएगा। बी के पते पे पहुंचा ही नहीं, बी को कभी मिला ही नहीं, तो फिर ये प्रपोजल जैसे किसने किया, परंतु ये प्रपोजल कभी माना ही नहीं जाएगा। क्योंकि धारा जो है, सेक्शन जो है, वो कहती है कि प्रपोजल हुआ है तभी माना जाएगा जब वह जिस व्यक्ति से प्रपोजल किया जा रहा है उसके ज्ञान में आ जाए, उसके नॉलेज में आ जाए। और जब तक नॉलेज में नहीं आएगा तो प्रपोजल नहीं माना जाएगा। परंतु एक स्थिति और भी हो सकती है कि एक स्थिति हो सकती है कि ए ने प्रपोजल बी को किया और बी ने उसको पढ़ लिया, आपको जवाब भी नहीं दिया, तब ये नहीं कहा जाएगा कि प्रपोजल नहीं हुआ था। प्रपोजल तब नहीं हुआ, ये नहीं कहा जाएगा, प्रपोजल हो चुका है, वो उसका जवाब नहीं दे रहा है, तो वो जवाब देने के लिए या ना देने के लिए वो स्वतंत्र है। सही है। तो यहाँ पर समझने वाली बात थी कि प्रस्तावना प्रपोजल जो है वो कंप्लीट कब हो जाता है? जिस व्यक्ति से प्रपोजल किया जाता है जब उसके ज्ञान में आ जाए। और जब तक ज्ञान में नहीं आता है तब तक प्रपोजल नहीं होगा। ये चीज़ ध्यान रखने वाली है यहाँ। अब देखिएगा
अभी हम इस पर चर्चा नहीं करेंगे कि एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन कब कंप्लीट हो जाती है, क्रमबद्ध ही चलेंगे। इस पर एक इलाहाबाद उच्च न्यायालय का एक केस है। इस पर एक इलाहाबाद उच्च न्यायालय का केस है, लालमन बनाम गौरी दत्त। लालमन बनाम गौरी दत्त देख लीजिएगा। लालमन बनाम गौरी दत्त का केस जो है 1913 का केस है। इसमें क्या होता है कि एक व्यक्ति का भतीजा हो जाता है। ये कानपुर का केस है। तो इसमें देखते हैं कि कानपुर के व्यक्ति का जो है वो भतीजा हो जाता है और वो अपने मुनीम से कहता है, जो उसका सचिव है, उससे वो कहता है कि जाओ भतीजे को मेरे ढूंढ के लाओ। वो जब मुनीम चला जाता है, जब सेक्रेटरी चला जाता है उसका ढूंढने के लिए, उसकी बाद वो कानपुर नगर में पर्चे बंटवाता है। पर्चे लेटर जो है, पत्र जो है वो बंटवाता है और उस पत्र में लड़के के बारे में लिखा होता है, उसका जो शरीर की लंबाई कितनी है, देखने में कैसा है वगैरह लिखा होता है। और साथ में ये भी लिखा होता है कि जो कोई इस लड़के को ढूंढ के लाएगा उसको 501 रुपये का इनाम दिया जाएगा। उसको 501 रुपये उसको 501 रुपये का इनाम दिया जाएगा। तो जो उसका मुनीम है वो बच्चे को ढूंढ के ले आता है, बच्चे को खोज करके ले आता है और खोज के लाने के बाद में उसको उस प्रपोजल की जानकारी होती है, उस सूचना की जानकारी होती है। प्रपोजल जो था, प्रपोजल क्या था? प्रपोजल तो ये था कि जो कोई बच्चे को ढूंढ के लाएगा उसे 501 रुपये का इनाम दिया जाएगा। तो बच्चे को मुनीम ढूंढ के ले आया, उसके बाद में उसे जानकारी हुई तो उसने वो इनाम लेने के लिए, 501 रुपये का इनाम लेने के लिए न्यायालय में कार्रवाई की कि मुझे वो इनाम दिलाया जाए। तो न्यायालय ने ये कहा कि आपको प्रपोजल की जब जानकारी ही नहीं हुई थी तो आपने एक्सेप्टेंस कैसे कर लिया, और जब आपने एक्सेप्टेंस नहीं किया तो आपको इनाम किस बात का? भाई आपको समय रहते अगर प्रपोजल की जानकारी हो जाती और उसके बाद आप बच्चे को ढूंढ करके ले आते, तब जा करके आप इनाम के हकदार होते जा करके। परंतु हुआ इसका क्या? हुआ ये कि बच्चे को आप ढूंढ के ले आए, उसके माँ बाप को, उसके चाचा को, अंकल को आपने सुपुर्द कर दिया, दे दिया, उसके बाद में आपको प्रपोजल की जानकारी हुई, तो इसलिए आप हकदार नहीं हैं। और इसमें जो न्यायाधीश थे वो न्यायाधीश बनर्जी थे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कभी कभी पूछ लेते हैं कि किसी केसनामे में न्यायाधीश कौन थे, तो लालमन गौरी दत्त में न्यायाधीश बनर्जी थे। आप उसको नोट कर लीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, देखिएगा, कोई भी संविदा तब तक पूर्ण नहीं हो सकती है जब तक कि उस संविदा के एसेंशियल एलिमेंट पूरे नहीं होते हैं। तो प्रस्तावना के एसेंशियल एलिमेंट में कम्युनिकेशन बहुत महत्वपूर्ण है।
कम्युनिकेशन बहुत महत्वपूर्ण, 2 व्यक्ति होने चाहिए, उनमें से कोई एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को क्या करे, प्रस्तावना करे। प्रस्तावना की है ये तब कहा जाएगा, प्रस्तावना की है ये तब कहा जाएगा जब जिस व्यक्ति से प्रस्तावना की जा रही है वो उसके ज्ञान में आ जाए, उसके नॉलेज में आ जाए। अगर प्रपोजल नॉलेज में ही नहीं आता है तो फिर प्रस्तावना ही नहीं होगी। जब प्रस्तावना ही नहीं होगी, प्रपोजल ही कंप्लीट नहीं होगा तो एक्सेप्टेंस किस बात का। जब एक्सेप्टेंस ही नहीं होगा तो फिर प्रॉमिस किस बात का। जब प्रॉमिस ही नहीं होगा तो एग्रीमेंट नहीं होगा। जब एग्रीमेंट नहीं होगा तो फिर कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा जाकर के। इसी प्रकार इसमें किताब में कई उदाहरण दिए गए हैं, उसमें एक ये उदाहरण दिया गया है कि एक व्यक्ति ने ये घोषणा की, एक व्यक्ति ने ये डिक्लेरेशन किया कि साल के पहले दिन, साल का पहला दिन कौन सा होता है, जनवरी की पहली तारीख। उसने ये डिक्लेरेशन किया कि साल के पहले दिन एक समुद्र में या एक नदी में जो व्यक्ति 100 गज तैर के आएगा उसको हम 100 रुपये देंगे, 100 पाउंड देंगे उसको। और एक व्यक्ति जो होता है वो जहाज से गिर जाता है या धक्का दे करके गिरा दिया जाता है, और वो व्यक्ति जो होता है 100 गज तैर करके आ जाता है और उस इनाम की मांग करता है। तो ये कहा जाता है कि यहाँ पर आपको जो प्रपोजल था उसकी कम्युनिकेशन ही नहीं हुई थी, उसकी आपको नॉलेज ही नहीं थी, और आप स्वेच्छा से तैर के भी नहीं आए हैं। आप तो नदी में गिर गए थे या आपको धक्का दे दिया गया था, तो उस मजबूरी में आपने जान बचाने के लिए तैरे हैं आप, तो इसलिए आप इस इनाम के हकदार नहीं हैं। तो कहने का मतलब ये है कि न्यायालय समझाना चाहते हैं कि जब तक प्रपोजल की कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं होगी, प्रपोजल जिस व्यक्ति से किया गया है जब तक वो उसके नॉलेज में नहीं आएगा तब तक एक्सेप्टेंस नहीं हो सकती है, और एक्सेप्टेंस नहीं होगी ना प्रॉमिस होगा, ना करार होगा, एग्रीमेंट होगा, ना ही कॉन्ट्रैक्ट होगा। देखिएगा इंटेंशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इस पर चर्चा करें। इंटेंशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इंटेंशन टू कॉन्ट्रैक्ट। देखिएगा किसी समझौते को, किसी कॉन्ट्रैक्ट को, किसी एग्रीमेंट को विधिक रूप देने के लिए, लीगल रूप देने के लिए ये आवश्यक होता है कि पक्षकारों का इंटेंशन जो है वो विधिक संबंध, लीगल रिलेशन बनाने का रहा। देखिएगा भारतीय विधि में, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है, ना ही उच्चतम न्यायालय के द्वारा निर्णित कोई केस लॉ है जिसमें ये कहा गया हो कि कॉन्ट्रैक्ट बनाने का लीगल इंटेंशन होना चाहिए।
विधिक संबंध बनाने का आशय होना चाहिए, संविदा करने का आशय होना चाहिए। ऐसा कहीं भी कोई भी निर्णय अभी तक नहीं आया है, परंतु जो इंग्लिश लॉ है उसमें ये जरूर कहा गया है कि जब संविदा कोई भी एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट का रूप तब तक नहीं ले सकता है जब तक कि दोनों पक्षकारों के मध्य में संविदा करने का आशय ना हो, विधिक रिलेशन बनाने का आशय ना हो। संविदा करने का आशय मतलब विधिक रिलेशन, कि हम जो समझौता कर रहे हैं अगर किसी ने उसको ब्रीच किया तो न्यायालय द्वारा इन्फोर्स करवाएंगे। तो जब तक पक्षकारों का ये आशय नहीं है तब तक उनके बीच में संविदा गठित, एक वैध संविदा, एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट गठित नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो व्यापारिक मामले होते हैं, किसी व्यक्ति ने ये कहा कि आप मुझे 1 कुंटल चावल दे दीजिए, उसने उसको 1 कुंटल चावल दे दिए और जिसने 1 कुंटल चावल लिए उसने कुछ नहीं बोला कि हम रुपए देंगे नहीं देंगे, कब देंगे, इसके बारे में कुछ नहीं बोला। तो यहाँ पर न्यायालय ये मान लेगा कि पक्षकारों का आशय जो था वो लीगल रिलेशन बनाने का था, एक कॉन्ट्रैक्ट बनाने का इंटेंशन था, ये न्यायालय मान के चलेगा। और वहीं अगर मामले पारिवारिक हैं, पति पत्नी के बीच के मामले हैं, पुत्र पिता बेटी पत्नी बेटा पुत्री इनके बीच का मामला है, भाई भाई के बीच का मामला है, बहन भाई के बीच का मामला है, तो यहाँ पर न्यायालय ये मान के चलता है कि पक्षकारों का आशय या 2 फ्रेंड के बीच का मामला है, तो यहाँ पर न्यायालय ये मान के चलता है कि पक्षकारों जो पार्टी है उनका इंटेंशन कभी भी लीगल कॉन्ट्रैक्ट करने का इंटेंशन कभी नहीं रहा है। जैसे 2 व्यक्ति कहते हैं, जो आपस में मित्र हैं, वो ये कहते हैं कि आज शाम का भोजन तुम मेरे घर पे खाना आना, और वो व्यक्ति, देखिएगा इसको ऐसे समझ लीजिएगा कि ए जो है बी से कहता है, ए अपने फ्रेंड बी से कहता है कि बी तुम मेरे घर आकर के आज रात का भोजन करना, और बी जब जाता है, बी जब इसके घर जाता है तो ये उसको भोजन कराने से मना कर देता है कि नहीं मैं तो करा ही नहीं रहा हूँ। तो यहाँ पर बी ये नहीं कह सकता है कि तुमने कॉन्ट्रैक्ट का भंग किया है। भाई तुमने प्रपोजल दिया था कि बी तुम मेरे घर आना खाना खाने के लिए, मैंने सहमति दी जहाँ तुम्हारे घर खाना खाने के लिए आएंगे, तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, तो अब आपने कॉन्ट्रैक्ट का भंग किया है, तो आपने लीगल रिलेशन तोड़ा है, तो ये नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये आम बोलचाल की भाषा में, मित्रों में, परिवार में ऐसा होता रहता है। तो न्यायालय कहता है कि हम ये मानेंगे ऐसी स्थिति में कि पक्षकारों का आशय, इंटेंशन कभी भी लीगल कॉन्ट्रैक्ट करने का नहीं रहा है। जो बातें हुई थी उन बातों को लीगल रूप देने का कभी भी इंटेंशन उनका नहीं रहा है। इस पर एक केस है, मगर यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा, न्यायालय ये नहीं कहता है कि परिवार में एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट हो ही नहीं सकता है, परिवार में एक ऐसा करार नहीं हो सकता है जो कॉन्ट्रैक्ट का रूप ले सके, ऐसा न्यायालय नहीं कहता है। परंतु दिनचर्या में जो बातें घटित होती हैं उनसे कोई भी ये अर्थ नहीं निकालेगा कि उनका इन पक्षकारों का इंटेंशन जो था वो कॉन्ट्रैक्ट स्थापित करने का था। इस पर एक केस है, वेलफेयर बनाम वेलफेयर। इस पर एक केस है, वेलफेयर बनाम वेलफेयर। वेलफेयर बनाम वेलफेयर बनाम वेलफेयर 1919 का
1919 का क्वीन बेंच का, किंग बेंच का ये केस है। देखिएगा, इस केस में क्या था, वेलकर बनाम वेलकर में जो प्रतिवादी था, जो व्यक्ति था, वो श्रीलंका में जॉब करता था और अपनी पत्नी बच्चों के साथ श्रीलंका में रहता था, वहाँ जॉब करता था। सिलोन, उन्होंने सिलोन कहा है, और सिलोन जो है वो आज की तारीख में श्रीलंका है। तो जो प्रतिवादी है वो सिलोन में नौकरी करता था और वो कुछ समय के लिए घूमने के लिए इंग्लैंड गया अपनी पत्नी और बच्चों के साथ में। इंग्लैंड में जब गया, वहाँ से जब लौट रहा था तो फिर वो क्या था कि उसकी पत्नी बीमार पड़ गई, और बीमार पड़ने के कारण ही उसने अपनी पत्नी से कहा कि आप यहाँ पर रुक जाइए। वो श्रीलंका से इंग्लैंड गया घूमने के लिए, जब वापस लौट रहा था उसकी पत्नी बीमार पड़ गई, तो उसने अपनी पत्नी से कहा कि आप जो है यहाँ पर रुक जाइए और हर महीने हम आपको 30 पाउंड भेजते रहेंगे। इतना तय करके वो श्रीलंका वापस आ गया और वो कुछ समय तक 30 पाउंड भेजता रहा, और धीरे धीरे कुछ समय बाद उन दोनों के बीच में जो था वो संबंध खराब हो गए और उनके बीच में तलाक हो गया, डाइवोर्स ले लिया गया। तो पत्नी ने तलाक की तारीख तक का जो पैसा बनता था वो वसूल करने के लिए, उसकी रिकवरी के लिए न्यायालय में बात किया। तो न्यायालय ने ये कहा कि बेशक इसने एक वचन दिया था, बेशक प्रतिवादी ने वचन दिया था कि वो हर महीने आपको 30 पाउंड भेजता रहेगा, परंतु उसका इंटेंशन कभी भी विधिक संबंध, लीगल रिलेशन स्थापित करने का नहीं था, लीगल कॉन्ट्रैक्ट स्थापित करने का कभी भी नहीं रहा। क्योंकि पति पत्नी के बीच में इस तरह की आम बातें होती रहती हैं, और कोई भी सामान्य प्रज्ञा वाला, सामान्य समझ रखने वाला कोई भी व्यक्ति अगर इस मामले को देखेगा तो वो भी यही मानेगा कि इनके बीच में ये कॉन्ट्रैक्ट स्थापित करने का इंटेंशन कभी भी नहीं रहा। देखिएगा, कोई करार, कॉन्ट्रैक्ट हो, कोई एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट हो, तो उसके लिए ये आवश्यक है कि पक्षकारों का आशय, इंटेंशन जो है वो कॉन्ट्रैक्ट स्थापित करने का रहा होना चाहिए, तभी वो इन्फोर्स होगा। और खासकर ये बात तब लागू होती है जब दो फ्रेंड के बीच में या फिर पारिवारिक जो होते हैं वार्तालाप, उनमें जो बात होती है, जब परिवार के बीच में जो पक्षकार होते हैं उनमें अगर बात हो रही है, उनमें कोई समझौता हो रहा है, तो फिर पक्षकारों का आशय जो होता है वो कॉन्ट्रैक्ट स्थापित होने का अगर रहा होगा तभी वो लीगल कॉन्ट्रैक्ट होगा और उसको न्यायालय द्वारा इन्फोर्स कराया जाएगा। अगर नहीं रहा होगा तो उसको इन्फोर्स नहीं कराया जा सकेगा। इसमें जो न्यायाधीश थे लॉर्ड एटकिन, लॉर्ड एटकिन, नोट कर लीजिएगा। देखिएगा, कोई दो व्यक्तियों के मध्य हुए समझौते को संविदा माना जाए या नहीं माना जाए, ये कैसे तय करेंगे? दो व्यक्तियों के मध्य हुए समझौते को कॉन्ट्रैक्ट माना जाए या नहीं माना जाए, ये किस पर डिपेंड करता है? ये जो है ये इस बात को तय करेगा कि जो समझौता हुआ है वो किस सर्कमस्टांसेस में हुआ है। जो एग्रीमेंट किया गया है दो व्यक्तियों के बीच में, चाहे वो व्यक्ति परिवार के ही व्यक्ति तो क्यों न हो, चाहे दो फ्रेंड ही क्यों न हो, या समाज के अलग अलग व्यक्ति ही तो क्यों न हो, उनके बीच में जो एग्रीमेंट हुआ है वो लीगल रिलेशन स्थापित करने का था या नहीं था। ये एग्रीमेंट की जो बातें हैं, एग्रीमेंट की बातें और तत्कालीन परिस्थितियाँ क्या थी, उनको देख करके ये अंदाजा लगाया जाएगा
उनका इंटेंशन एक कॉन्ट्रैक्ट स्थापित करने का था, एक लीगल रिलेशन जिसको ब्रीच होने पर इन्फोर्स कराया जा सके सिविल न्यायालय से, क्या उनका ऐसा इंटेंशन था? अगर इसका इंटेंशन हाँ में आता है तो फिर वो न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय होगा, और अगर ना में आता है तो नहीं। तो मामले की परिस्थितियों को देखा जाएगा, समझौते की जो परिस्थितियाँ थी, जिसमें समझौता किया था उसकी परिस्थितियाँ क्या रही थी समझौता करने की, ये इस पर डिपेंड करेगा। इस पर एक और केस है, जोनस बनाम पडवेटन। इस पर एक और केस है, देखिएगा, जोनस बनाम पडवेटन। ये 1969 का केस है, जिसे न्यायाधीश थे वो लॉर्ड जस्टिस डगलस थे। लॉर्ड जस्टिस डगलस, ये इसमें न्यायाधीश थे। जोनस बनाम पडवेटन में क्या था कि एक तलाकशुदा लड़की, जोनस बनाम पडवेटन के जो फैक्ट हैं वो ये है कि एक तलाकशुदा लड़की वाशिंगटन में सरकारी दूतावास में, वाशिंगटन में भारतीय दूतावास में नौकरी कर रही थी। एक तलाकशुदा लड़की वाशिंगटन में भारतीय दूतावास में नौकरी कर रही थी। उसकी माँ जो ट्रिनिडाड, उसकी माँ जो थी वो उसकी माँ ट्रिनिडाड में रहती थी। तो उसकी माँ ने उस लड़की से अनुरोध किया, उस लड़की को उसकी इच्छा के विरुद्ध उसको मनाया और कहा कि वो मेरे पास आ जाए और इंग्लैंड जाकर के LLB की पढ़ाई करे और वापस ट्रिनिडाड में आकर के एडवोकेट की वकालत करे। इसके लिए वो उसका पूरा खर्चा देगी। तो लड़की अपनी माँ की बात को मान करके ट्रिनिडाड चली जाती है और वहाँ से इंग्लैंड LLB की पढ़ाई करने के लिए चली जाती है। परंतु 5 वर्ष तक वो पढ़ती है, उसके बाद भी वो LLB को कंप्लीट नहीं कर पाती है, वो LLB में फेल हो जाती है। तो इसी बीच जो लड़की होती है वो दोबारा रिमैरिज कर लेती है, वो लड़की रिमैरिज कर लेती है। इस कारण से उसकी माँ जो होती है और उस लड़की, उन दोनों के बीच में क्या होता है कि रिलेशन खराब हो जाते हैं और जिससे वो LLB कर रही होती है लड़की, उसी बीच में माँ जो होती है वो इंग्लैंड में एक मकान खरीदती है। उस मकान का आधा पोर्शन लड़की को रहने के लिए दे देती है और आधा पोर्शन जो है वो किराए पर उठा देती है, प्लस लड़की को खर्चा भी देती रहती है पढ़ने के लिए। तो जब लड़की रिमैरिज कर लेती है तो उनके बीच में, माँ और बेटी के बीच में रिलेशन खराब हो जाते हैं और वो जो है वो खर्चा देना बंद कर देती है। माँ खर्चा देना बंद कर देती है और मकान भी खाली कराने के लिए न्यायालय में कार्रवाई करती है। तब न्यायाधीश जो होते हैं वो माँ की अपील को स्वीकार कर लेते हैं और लड़की से मकान खाली करने के लिए कहते हैं। परंतु वो ये भी कहते हैं कि माँ की बात को मान करके लड़की ने एक अच्छी नौकरी जो वो वाशिंगटन में भारतीय दूतावास में कर रही थी वो छोड़ी थी। परंतु इसके बाद भी LLB करने का जो टाइम था उससे अधिक समय तक वो LLB करी और उसने उसको पास नहीं कर पाया है। तो माँ बेटी के बीच में ये जो बात हुई थी एक साधारण समझौता था। उन दोनों के बीच में जो साधारण समझौता था
वो इस इंटेंशन से नहीं था कि लीगल कॉन्ट्रैक्ट स्थापित किया जाए, लीगल रिलेशन स्थापित किया जाए जो एनफोर्स कराया जा सके। तो न्यायालय ने उन दोनों पक्षकारों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट करने का कोई इंटेंशन है इस बात को मानने से इनकार कर दिया था। देखिएगा, मैं पहले भी बताया है, फिर बता रहा हूँ कि पक्षकारों का पार्टी का जो इंटेंशन है वो कॉन्ट्रैक्ट स्थापित करने का है या नहीं। तो जिस समय दो पक्षकारों ने आपस में कोई समझौता किया है, उस समझौते को एक सामान्य समझ वाला व्यक्ति अगर देखेगा तो वो क्या अनुमान लगाएगा। अगर वो अनुमान ये लगाता है कि हाँ इन दोनों का इंटेंशन जो था वो कॉन्ट्रैक्ट स्थापित करने का था, तो फिर ये माना जाएगा उनके बीच कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। और अगर सामान्य प्रज्ञा का सामान्य समझ रखने वाला व्यक्ति मानेगा कि नहीं ये पारिवारिक बातें हैं, ये चलती रहती हैं, ये दोस्तों के बीच की बातें ये चलती रहती हैं, इनमें कॉन्ट्रैक्ट स्थापित करने का इंटेंशन कहीं नहीं था, दूर दूर तक नहीं था, तो फिर उसको कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा। ये इस प्रकार से ये जो है अनुमान लगाया जाता है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि परिवार के दो व्यक्तियों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, बस मतलब इस बात का है कि दोनों के बीच में जो वार्तालाप हुआ है और जिस समय वार्तालाप हुआ है उस समय की कंडीशन देख करके अगर ऐसा लगता है कि संविदा करने का इनका आशय था तभी संविदा मानी जाएगी, तो भाई नहीं। तो आज यहीं तक रखते हैं, फिर कल से बात आगे बढ़ेगी।